नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग का एक बड़ा ही दिलचस्प नोटिफिकेशन। ये है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की मुख्य परीक्षा का पूरा ब्लूप्रिंट। तो आज हम इसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि सिलेबस क्या है, बल्कि ये समझना है कि इस परीक्षा के डिजाइन के पीछे की सोच क्या है। आयोग असल में किस तरह का उम्मीदवार ढूंढ रहा है। चलिए इस पहेली के टुकड़ों को एक एक कर जोड़ते हैं। बिल्कुल। किसी भी परीक्षा की तैयारी की शुरुआत सिलेबस रटने से नहीं, बल्कि उसके पैटर्न को समझने से होती है। और ये पैटर्न सच कहूं तो बड़ा ही अनोखा है। इसमें कुछ पेपर सिर्फ दरवाजे पर दस्तक देने जैसे हैं, जबकि असली लड़ाई कहीं और ही लड़ी जानी है। क्वालिफाइंग पेपर, स्कोरिंग पेपर और इंटरव्यू, इस तिकड़ी का राज को समझना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। तो फिर चलिए सबसे पहले इसकी पूरी बनावट को ही देखते हैं। मोटे तौर पर हमारे सामने है सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य अध्ययन, फिर एक वैकल्पिक विषय जिसके 2 पेपर होंगे और आखिर में इंटरव्यू। कागज पर तो ये काफी सीधा साधा लगता है, लेकिन यहाँ पहला ही पेंच फंसता है। सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग है। मुझे ये हमेशा से थोड़ा अजीब लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? क्या इसमें टॉप करने का कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं। यही तो मजेदार बात है। इसे एक तरह का एंट्री पास समझिए। ये दोनों पेपर 50-50 नंबर के हैं और स्रोत के मुताबिक आपको पास होने के लिए सिर्फ 30 नंबर चाहिए। और सबसे जरूरी बात, ये नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। बिल्कुल, आपके 30 आए या 50 कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 घंटे का पेपर 50 नंबर और पास होने के लिए चाहिए सिर्फ 30। ये तो ऐसा है जैसे मैराथन दौड़ने के लिए आपको बस शुरुआती 100 मीटर चलकर दिखाना है। आयोग ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे एक साफ सोच है। आयोग ये कह रहा है कि हमें भाषा के विद्वान नहीं चाहिए, हमें ऐसे विशेषज्ञ चाहिए जो बुनियादी तौर पर हिंदी और अंग्रेजी में संवाद कर सकें। ये एक तरह का फिल्टर है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकारी बनने वाला व्यक्ति कम से कम अपनी बात लिख और पढ़ तो सकता है। एक बार आपने ये साबित कर दिया तो भाषा की परीक्षा वहीं खत्म हो जाती है। उनका फोकस भाषा की निपुणता पर नहीं, बल्कि विषय के ज्ञान पर है। अच्छा, तो ये बस एक चेकलिस्ट है जिसे टिक करना है, समझ गई। तो अगर हिंदी अंग्रेजी सिर्फ दरवाजे हैं, तो असली मुकाबला किस कमरे में है? अब उन पेपरों पर आते हैं जिनके नंबर तय करेंगे कि कुर्सी किसे मिलेगी, और यहीं पर आकर तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। मैं जरा नंबरों को देखती हूँ। 1 मिनट, क्या मैंने सही पढ़ा? सामान्य अध्ययन पेपर 1 100 अंक, वैकल्पिक विषय पेपर 1 200 अंक, वैकल्पिक विषय पेपर 2 200 अंक और इंटरव्यू 50 अंक। मतलब कुल 550 नंबर की मेरिट लिस्ट में से अकेले 400 नंबर सिर्फ एक वैकल्पिक विषय के हैं। हाँ, 400। ये तो लगभग 73% है। ये तो पूरा खेल ही बदल देता है। मैं तो सोच रही थी कि सामान्य अध्ययन सबसे जरूरी होगा। और यही इस परीक्षा का सबसे बड़ा राज है। यह पैटर्न यूपीएससी सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं से बिल्कुल उल्टा है, जहां सामान्य अध्ययन की नींव पर पूरी इमारत खड़ी होती है। यहां नींव और इमारत दोनों ही आपका वैकल्पिक विषय है। 100 नंबर का सामान्य अध्ययन वो वजीर है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन 400 नंबर वाला वैकल्पिक विषय ही असली राजा है। वाह, ये तुलना तो कमाल की है। तो इसका मतलब है कि जेपीएससी एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स यानी हरफन मौला इंसान नहीं ढूंढ रहा, नहीं, बल्कि एक मास्टर ऑफ वन यानी किसी एक विषय का महारथी ढूंढ रहा है। इंटरव्यू के 50 अंक शायद इसी महारथी के व्यक्तित्व को परखने के लिए रखे गए हैं। बिल्कुल, ये एक बहुस्तरीय फिल्टरिंग प्रक्रिया है। पहला फिल्टर, क्या आप बुनियादी संवाद कर सकते हैं? ये हो गया क्वालिफाइंग पेपर। दूसरा फिल्टर, क्या आप अपने आसपास की दुनिया के बारे में जागरूक हैं? ये सामान्य अध्ययन से पता चलेगा। तीसरा और सबसे बड़ा फिल्टर, क्या आप अपने चुने हुए क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, जो वैकल्पिक विषय से तय होगा। और आखिरी फिल्टर, क्या इस विशेषज्ञ के पास एक अधिकारी वाले गुण हैं, वो इंटरव्यू में परखा जाएगा। पूरी प्रक्रिया एक विशेषज्ञ को ढूंढने के लिए ही बनाई गई है। ठीक है, ये ढांचा तो अब साफ हो गया। अब जरा इन पेपरों के अंदर झांककर देखते हैं कि इनमें पढ़ना क्या क्या है। शुरुआत करते हैं उस 100 नंबर वाले वजीर से, यानी सामान्य अध्ययन से। अरे बाप रे, 100 नंबर के इस पेपर का सिलेबस तो देखिए। भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था, फिर खास तौर पर झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, करंट अफेयर्स और सामान्य विज्ञान।
ऐसा लगता है मानो पूरे ब्रह्मांड को 100 नंबर में समेटने की कोशिश की हो। हाँ, बिल्कुल। और यही उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ा जाल है। इस सिलेबस को देखकर घबराना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ रणनीति ही काम आती है। यहाँ लक्ष्य हर विषय का पंडित बनना नहीं है, बल्कि हर विषय से दोस्ती करनी है। आपको इतना जानना है कि आप इस पेपर को आसानी से निकाल लें, लेकिन अपनी ऊर्जा का मैं तो कहूंगा 80% हिस्सा उस 400 नंबर वाले राजा यानी वैकल्पिक विषय पर ही लगाना है। जो उम्मीदवार जीएस में डूब गया वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएगा। ये बहुत बड़ी सीख है। स्मार्ट स्टडी का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। अच्छा, एक नज़र उन क्वालिफाइंग पेपरों के सिलेबस पर भी डाल लेते हैं। सिर्फ 30 नंबर लाने के लिए आखिर करना क्या है? सामान्य हिंदी में 20 नंबर का निबंध, 10 का सारांश और 20 का व्याकरण है। वहीं सामान्य अंग्रेजी में 10 नंबर का निबंध, 20 का कॉम्प्रहेंशन और 20 का व्याकरण। यहाँ एक छोटा सा फर्क दिख रहा है। हाँ, और ये छोटा सा फर्क भी कुछ कहता है। हिंदी में निबंध यानी रचनात्मक लेखन को ज्यादा महत्व दिया गया है, 20 अंक। वहीं अंग्रेजी में कॉम्प्रिहेंशन यानी पढ़कर समझने की क्षमता को ज्यादा महत्व दिया गया है, वो भी 20 अंक। हो सकता है कि आयोग ये देखना चाहता हो कि उम्मीदवार हिंदी में अपने विचारों को कितनी अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता है और अंग्रेजी में दी गई जानकारी को कितनी सटीकता से समझ सकता है। ये छोटी छोटी बातें तैयारी की दिशा तय करने में मदद करती हैं। कमाल है, हर छोटी चीज के पीछे एक सोच है। चलिए अब बात करते हैं उस राजा की जिसके दम पर ये पूरी जंग जीती या हारी जाएगी। वैकल्पिक विषय, एक सब्जेक्ट, 2 पेपर, 400 अंक, यही असली गेम चेंजर है। स्रोत में जो सूची दी गई है उसमें से कुछ विषयों के नाम बताती हूँ जिससे अंदाजा लगे कि विकल्प क्या है। कृषि, वानिकी, वनस्पति विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, भूविज्ञान, गणित, प्राणीशास्त्र और पर्यावरण विज्ञान। कुल 15 विकल्प है और ये सूची काफी तकनीकी और विज्ञान केंद्रित लगती है। इसमें इतिहास या साहित्य जैसे विषय नहीं है। और यही इस पद की जरूरत को दिखाता है। सही वैकल्पिक विषय का चुनाव ही उम्मीदवार की सफलता को परिभाषित करेगा। यह सूची साफ साफ इशारा कर रही है कि आयोग को विज्ञान, इंजीनियरिंग या कृषि की मजबूत पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार चाहिए। एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का काम अब सिर्फ जंगल की गश्त करना नहीं रह गया है। तो फिर आज के दौर में एक एफआरओ का काम क्या है? ये पैटर्न उस भूमिका के बारे में क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये भूमिका अब बहुत ज्यादा तकनीकी हो गई है। इसमें वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन, सैटेलाइट इमेजरी का विश्लेषण, वन्य जीवों की आबादी का डेटा आधारित अनुमान, जलवायु परिवर्तन के असर का आकलन और टिकाऊ वन प्रबंधन जैसी चीजें शामिल हैं। इन कामों के लिए एक सामान्य प्रशासक नहीं, बल्कि एक तकनीकी विशेषज्ञ की जरूरत है। इसीलिए आयोग ने पहले ही मानविकी विषयों को हटाकर ये साफ कर दिया है कि उन्हें किस तरह का टैलेंट चाहिए। मतलब सही विषय चुनना सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये इस बात का भी संकेत है कि आप इस नौकरी के लिए सही हैं या नहीं। और एक आखिरी जरूरी जानकारी जो स्रोत में दी गई है, वो उम्मीदवारों के लिए काफी राहत की बात होगी। भाषा के पेपरों को छोड़कर बाकी सभी पेपर हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में लिखे जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि मूल्यांकन उम्मीदवार के ज्ञान का हो, ना कि उसकी भाषा पर पकड़ का। आप जिस भाषा में सबसे बेहतर सोच सकते हैं उसी में लिख सकते हैं। ये एक बहुत ही प्रगतिशील कदम है। तो ठीक है, हमने इस पूरे ब्लूप्रिंट को काफी हद तक डिकोड कर लिया है। चलिए एक बार मुख्य बातों को फिर से दोहराते हैं ताकि तस्वीर और साफ हो जाए। पहला और सबसे जरूरी सबक, क्वालिफाइंग और स्कोरिंग पेपर के बीच के फर्क को समझना। हिंदी और अंग्रेजी सिर्फ एक गेट पास हैं। अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा इन पर लगाना एक रणनीतिक गलती होगी जो बहुत से उम्मीदवार करते हैं। दूसरा, और ये सबसे जोरदार तरीके से याद रखना है, वैकल्पिक विषय ही राजा है। 550 में से 400 अंक, आपके चयन की कहानी इसी विषय की किताब में लिखी जाएगी। विषय का चुनाव और उसकी गहरी तैयारी ही सफलता की इकलौती कुंजी है। और तीसरा, सामान्य अध्ययन एक जरूरी वजीर है, लेकिन वो राजा नहीं है। उसका सिलेबस एक समंदर की तरह है जिसमें डूबना नहीं बल्कि तैरकर उसे पार करना है। यहाँ स्मार्ट स्टडी और 80-20 का नियम लागू होता है। अगर हम इन सब बातों को जोड़ दें तो जेपीएससी एक ऐसे प्रोफाइल की तलाश में है जो कई पैमानों पर खरा उतरे। एक ऐसा व्यक्ति जो पहले तो संवाद में कुशल हो, फिर अपने राज्य और दुनिया के बारे में जागरूक हो, लेकिन इन सब से ऊपर
वो अपने तकनीकी क्षेत्र का एक गहरा विशेषज्ञ हो। और अंत में इंटरव्यू यह तय करता है कि यह तकनीकी रूप से मजबूत व्यक्ति एक अधिकारी के रूप में टीम का नेतृत्व करने और जमीनी स्तर पर निर्णय लेने के लिए कितना उपयुक्त है। यह विशेषज्ञता और प्रशासनिक कौशल का एक अनूठा मिश्रण है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। स्रोत ने हमें क्या और कैसे तो बता दिया, लेकिन असली सवाल क्यों का है, जिसकी हमने थोड़ी बहुत चर्चा भी की। सामान्य अध्ययन की तुलना में वैकल्पिक विषय को इतना ज्यादा वजन देना आज के फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की बदलती भूमिका के बारे में हमें क्या बताता है? क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां एक फॉरेस्ट ऑफिसर का काम जंगल में गश्त लगाने से ज्यादा अपने ऑफिस में बैठकर सैटेलाइट डेटा और क्लाइमेट मॉडल्स का विश्लेषण करना होगा? क्या ये पद एक फील्ड जनरल से बदलकर एक डेटा साइंटिस्ट का बनता जा रहा है? सोचिएगा जरूर।